बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया होता क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, हाइपर मीन्स दैट देयर इज एनी कंसंट्रेशन इंक्रीज। कैलीमिया कैली मीन्स पोटेशियम, ईमिया मीन्स ब्लड, यानी कि इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि हाइपरकैलेमिया को हम क्या कहते होते हैं कि हाइपरकैलेमिया इज बेसिकली अ मेडिकल टर्म दैट डिस्क्राइब्स अ पोटेशियम लेवल इन आवर ब्लड that is higher than the normal concentration. Potassium is a chemical that is critical to the function of nerve and muscle cells, including those in our heart. एज़ वी ऑल नो कि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है उसके लिए जो हमारे पास एक मेजर मिनरल होता है वो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको मेंटेन किए रखा होता है पोटेशियम ने। देख लेते हैं कि बेसिकली एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो जनरेट कैसे होता है। हमें ये बात मालूम है कि रेस्टिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, जो सेल होता है उसके इंट्रासेलुलरली क्या मौजूद होता है, पोटेशियम मौजूद होता है और आउटसाइड ऑफ द सेल क्या होता है, सोडियम मौजूद होता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो सोडियम जो है जो आउटसाइड ऑफ द सेल पड़ा हुआ है ये मूव करता है इन द सेल, और जो पोटेशियम इनसाइड द सेल है वो मूव कर जाता है आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, और एक हमारे पास थ्रेशोल्ड अचीव होता है जिसके बाद डिपोलराइजेशन की वेव स्टार्ट हो जाती है और मसल जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन की तरफ मूव ऑन कर जाता है। अब नॉर्मल पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या होती है, सारा मैकेनिज्म डिस्टर्ब कैसे होता है, हाइपरकैलेमिया किस तरह से होता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया कि नॉर्मल पोटेशियम की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कितनी होती है, 3.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर होती है। ठीक है, अब जो बॉडी के अंदर पोटेशियम का कंटेंट होता है वो मोस्टली कहाँ पाया जाता है, वो बेसिकली होता है इंट्रासेलुलरली, सेल के अंदर पोटेशियम होता है। ठीक है, किस तरह हम इसको बात क्लियर करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम देख लेते हैं इस पिक्चर को। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या एक मैंने सेल ड्रॉ किया हुआ है। सेल के अंदर ये सोडियम पोटेशियम ATPase है, ये कुछ लीकेज चैनल्स हैं। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग स्टेज में होता है सेल, तो पोटेशियम की कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल जो होती है वो रेज होती है। ठीक है, और जो सोडियम है वो आउटसाइड द सेल उसकी कंसनट्रेशन रेज होती है। एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है, जब सोडियम मूव करता है इनटू द सेल और पोटेशियम मूव करता है आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, अब होता क्या है कि नॉर्मली इंट्रासेलुलरली पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो हमारे पास ये लीकी चैनल्स होते हैं इनका क्या काम होता है, ये लीकी चैनल्स जो है ना जब ब्लड के अंदर आफ्टर एक्शन पोटेंशियल ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल रेज्ड है तो इन लीकी चैनल्स के ज़रिए जो एक्स्ट्रा पोटेशियम मौजूद है इन आवर ब्लड वो मूव कर जाता है इनटू द सेल, क्योंकि जो पोटेशियम है उसका मेन जो एरिया है जहाँ उसको लोकेट करना है वो है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर पोटेशियम को मेंटेन रहना है। ठीक है, तो जब ब्लड के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन रेज होती है तो जो पोटेशियम है वो इन लीकी चैनल्स के जरिए मूव करके आ जाता है सेल के अंदर। नॉर्मली सोडियम पोटेशियम ATPase एक हमारे पास जो है ना पंप होता है, चैनल होता है, उससे क्या होता है जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो 3 सोडियम आइंस जो है वो मूव करते हैं इनसाइड द सेल, उसके रिस्पॉन्स में 2 पोटेशियम आइन मूव करते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, और जो सेल होता है वो हमारे पास किस स्टेज की तरफ मूव ऑन कर जाता है, सेल जो है वो अपनी डिपोलराइजेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब हमारे पास ये बात आती है कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन बॉडी में रेज किस तरह हो रही है। पोटेशियम की कंसंट्रेशन बॉडी में रेज होने के डिफरेंट जो है हमारे पास वेज होते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली पोटेशियम हमारी बॉडी में जो मौजूद है, जितनी हम डेली इंटेक कर रहे हैं उसमें से कितनी % जो पोटेशियम है वो रीअब्जॉर्ब हो रही है, कितना % पोटेशियम एक्सक्रीट हो रहा है। अब हमारी बॉडी के अंदर इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम मौजूद है कि अगर हम पोटेशियम का इंटेक अपना डिक्रीज़ भी कर देंगे तो हमारी बॉडी कंपनसेट कर लेगी। अब लेकिन हम ऐसा करते नहीं होते, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम हर वक्त सॉल्ट्स की इंटेक करें। सॉल्ट्स की जब हम इंटेक करेंगे तो पोटेशियम जब हम इंटेक करेंगे तो ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। बॉडी के अंदर 3 मैकेनिज़म्स ऐसे हैं, कंपेंसेटरी मैकेनिज़म्स ऐसे हैं जो पोटेशियम के लेवल को जो है ना कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन सा आता है, उनमें ही मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 90% बॉडी की पोटेशियम होती है ना वो एक्सक्रीट होती है थ्रू द किडनी। ठीक है, किस तरह एक्सक्रीट होती है, हमें पता है किडनी के अंदर जो है एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, वो किडनी के ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है और उसके रिस्पॉन्स में पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम किस तरह होता है कि जो सोडियम एक्सेसिव हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, ब्लड के अंदर मौजूद होती है, GIT उसको एक्सट्रैक्ट करता है, उसको जो है फीकल मैटर के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा देता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसके अलावा हमारे पास आता है
ये माइनर होता है, लेकिन 90% जो मोस्ट हमारा जो पोटेशियम का कंटेंट होता है वो किडनी एक्सक्रीट करती है। जो रिमेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम मौजूद है वो स्किन किस तरह एक्सक्रीट करती है कि जो स्किन है वो इन्वॉल्व होती है स्वेटिंग में। स्वेटिंग की वजह से जो है सॉल्ट उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। अब हमने यहाँ पे ये एक बात बता दी कि पोटेशियम का जो इनटेक है, एक पर्सन है उसने पोटेशियम का इनटेक किया 100 मिली इक्वलेंट पर डे। नॉर्मली इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, कितनी है 140 मिली इक्वलेंट पर लीटर है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम है, दैट इज़ 4.2 मिली इक्वलेंट पर लीटर। जितनी पोटेशियम इनटेक हुई है उतनी की उतनी पोटेशियम जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करनी चाहिए। अगर हमने 100 मिली इक्वलेंट इनटेक किया तो 100 का 100 मिली इक्वलेंट जो है ना वो बॉडी से मूव आउट करना चाहिए। इसका जो 90% है यानी कि अराउंड अबाउट 90 जो मिली इक्वलेंट पर लीटर जो है पोटेशियम का वो बॉडी से किस तरह एक्सक्रीट आउट होगा, वाया किडनी, वाया यूरिन। ठीक है, जो रिमेनिंग कुछ अमाउंट है वो एक्सक्रीट होगा वाया GIT, वाया फेसेस। ठीक है, और जो थोड़ी बहुत अमाउंट बाकी रह जाएगी वो मूव आउट कर जाएगी थ्रू द स्किन वाया स्वेटिंग। एक सिनेरियो ले लिया, हमने देख लिया कि हमारा जो पेशेंट है उसने पोटेशियम की इंटेक बहुत ज़्यादा की हुई है। पोटेशियम की इंटेक जब ज़्यादा उसने किया तो उसके ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल रेज हो गया है। नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट के अंदर हमने क्या बताया कि जो मेम्ब्रेन होती है उसके इनसाइड यानी इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में पोटेशियम का लेवल रेज्ड होता है और आउटसाइड ऑफ द सेल क्या होता है, सोडियम का लेवल रेज होता है। फिर हमने ये भी बता दिया कि जो लीकी चैनल्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि उन लीकी चैनल से पोटेशियम को जो ब्लड के अंदर है उसको लेके आना होता है सेल के अंदर। इससे क्या होता है, जब ब्लड के अंदर भी पोटेशियम रेज है, सेल के अंदर जो है अब सारी की सारी पोटेशियम मूव ऑन करिए इनसाइड द सेल, तो जो सेल है उसके इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में पोटेशियम जो मौजूद है उसका मेन काम हमारे पास क्या है, वो मेनली हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना उसको मेंटेन किए हुए है। जब ये पोटेशियम मूव करेगा इनसाइड द सेल तो क्या होगा, ये जो अंदर एक नॉर्मल हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना हुआ था, एक नॉर्मल नेगेटिविटी जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, ये नेगेटिविटी थी इनसाइड। अब जब मोर पॉजिटिव आइंस मूव करेंगे इनसाइड द सेल तो क्या होगा, ये नेगेटिविटी जो है मूव ऑन कर जाएगी टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी और जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 से शिफ्ट ऑन कर जाएगा टूवर्ड्स -70 मिली वोल्ट। ठीक है, -70 मिली वोल्ट मूव ऑन कर जाएगा। क्यों मूव ऑन कर जाएगा कि अंदर जो था एटमॉस्फेयर वो नेगेटिव था। जब पॉजिटिव आइंस मूव ऑन करके आएंगे इनसाइड तो क्या होगा, नेगेटिविटी जो है वो मूव ऑन करेगी टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, यानी कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले हमारे पास 90 मिली वोल्ट था अब वो शिफ्ट करके कितना हो गया है, -70 मिली वोल्ट हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। बता देते हैं कि ये जो एक्शन पोटेंशियल हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 हुआ उससे हुआ क्या। ये हमारे पास एक प्लाटियो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, फिर प्लाटियो, फिर वेव ऑफ रिपोलराइजेशन। इसमें हुआ क्या है कि नॉर्मली हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 था, अब वो नेगेटिविटी से शिफ्ट होकर आ गया पॉजिटिविटी की तरफ -70 और ये हमारे पास एक थ्रेश होल्ड था जिस पे जाके हमें सिग्नल मिलता था कि अब सेल को जो है ना वो डिपोलराइजेशन जो है ना वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो क्या होगा कि अब जब -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तो सेल अपना थ्रेश होल्ड जो है वो बहुत जल्दी अटेन कर लेगा। थ्रेश होल्ड -60 है तो जो सेल है वो अपना थ्रेश होल्ड बहुत जल्दी अटेन कर लेगा। जब सेल अपना थ्रेश होल्ड बहुत जल्दी अटेन कर लेगा वो जो है ना एक्साइट कर जाएगा, यानी कि डिपोलराइजेशन उसकी जल्दी अचीव हो जाएगी, सेल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ मूव ऑन करने लग जाएगा। इस तरह क्या होगा कि अब जाहिर से बात है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बेसिकली ये है कि जो सेल है उसको एक एक्शन पोटेंशियल मिला, उसके बाद सेल ने थोड़ा सा रेस्ट करना है। ठीक है, वो जो रेस्ट करना है वो बेसिकली उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। अब जो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही हमारा डिस्टर्ब होकर कहाँ तक पहुँच गया, -70 मिली वोल्ट तक पहुँच गया, यानी कि अब जो हमारा मसल है उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा। मसल को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा तो क्या है कि अभी एक एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हुआ ही था कि फ़ौरन से जो है इनसाइड -70 मिली वोल्ट वाली जो लेस नेगेटिविटी थी यानी कि मोर पॉजिटिविटी थी वो स्टेज रीच हो गई। वो जैसे ही रीच हुई फ़ौरन से हमारा थ्रेश होल्ड अचीव हुआ, थ्रेश होल्ड होकर फिर से एक्साइटेबिलिटी हो गई और डिपोलराइजेशन होना शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि मसल जो है वो हमारा हाइपर एक्साइटेबल हो गया। जब मसल हाइपर एक्साइटेबल होगा तो पेशेंट को क्या सिम्पटम्स आएंगे, पेशेंट को क्रैम्प्स होंगे। जब हमारे पास क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो हाइपर एक्साइटेबल होगा यानी कि मसल बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा विद द रिस्पॉन्स ऑफ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ, जब पोटेशियम मूव करेगी इनसाइड, क्योंकि इनसाइड तो मोर पॉजिटिविटी हुई भी है तो थोड़ी सी ही 3 सोडियम के आयन मूव करेंगे और एक आधा जो है पोटेशियम मूव आउट करेगा तो क्या होगा, फ़ौरन से जो हमारा मसल है ना वो एक्साइटेबल हो जाएगा, फ़ौरन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा क्योंकि इनसाइड ऑलरेडी ही पोटेशियम आयन की एक्सेस है। तो वो जो पोटेशियम आयन की एक्सेस है वो सोडियम को इनसाइड मूव करने नहीं देगा क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि पोटेशियम जो है वो इतनी स्पेस है ही नहीं कि जो सोडियम है वो मूव करे इनसाइड द सेल।
तो क्या होगा, मसल हाइपर एक्साइटेबल हो जाएगा, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब डिस्टर्ब हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हुआ तो सेल हाइपर एक्साइटेबल हुआ, हाइपर एक्साइटेबल हुआ तो क्या पढ़ेंगे सबसे पहले क्रैम्प्स। अब क्या होगा, अब वो सेल जिसको बार बार सिग्नल मिल रहा है कि आप जो हो कॉन्ट्रैक्ट करो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, अभी एक वो रेस्टिंग स्टेज पे आता ही नहीं है सेल के, उसको पहले एक्टिवेट कर दिया जाता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डीसेंसिटाइजेशन ऑफ दीज चैनल्स हो जाएगी। जब डीसेंसिटाइजेशन ऑफ चैनल्स होगी तो आपका मसल जो है वो वर्क परफॉर्म करके क्या हो चुका होगा, थक चुका होगा, इट विल मूव टूवर्ड्स द फटीग, तो हमारे पास सिम्पटम आएगा फटीग का। क्रैम्प्स जो है वो फर्स्ट जो हमारे पास पीक का केस है ना, तब है कि अब हमारे पास जो बॉडी के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन रेज होना स्टार्ट हुई है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन रेज हुई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ और जो मसल उसकी एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा क्रैम्प्स के साथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि पेशेंट को हो जाएगी फटीग। फटीग क्यों हो रही है, क्योंकि जो मसल है वो एक्साइटेबल स्टेट से अब वो डिसेंसिटाइज हो रही है, चैनल डिसेंसिटाइज हो रही है, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो बहुत देर से अचीव होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर ये कंडीशन प्रोलॉन्ग करती रहे तो क्या होगा, पेशेंट मूव ऑन कर जाएगा टुवर्ड्स फ्लैसिड पैरालिसिस। 3 बातें हो गई कि जब हाइपरकैलीमिया स्टार्ट होगा क्रैम्प्स होंगे, हाइपरकैलीमिया थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेगा, जो चैनल्स हैं वो डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाएंगे और फटीग हो जाएगी। एक टाइम आएगा कि जब चैनल्स जो है वो टोटली इररिस्पॉन्सिव हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस इंक्रीज पोटेशियम कंसंट्रेशन और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज, तो वो क्या किस कंडीशन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, वो मूव ऑन कर जाएंगे टुवर्ड्स फ्लैसिड पैरालिसिस। हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के जो है ना वो बैलेंस शिफ्ट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट होता है, एक इंटरनल बैलेंस शिफ्ट होता है। एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आपने बाहर से इनटेक किया पोटाशियम का, ये एक हाइपोथेटिकल सा मैन है, इसने इनटेक किया पोटाशियम का, अब जो उसके अंदर पोटाशियम आई वो किस तरह एक्सक्रीट आउट होनी है, वो किडनी के जरिए एक्सक्रीट आउट होनी है, वो जीआईटी से एक्सक्रीट होनी है, वो स्किन से एक्सक्रीट होनी है। अगर हमारे पास एनी काइंड ऑफ इंसल्ट हुई है, कोई हमारे पास किडनी डिजीज़ है, तो क्या होगा कि ना पोटाशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी। जब पोटाशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ब्लड में और ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब एक हमारे पास होता है इंटरनल बैलेंस शिफ्ट। इंटरनल बैलेंस शिफ्ट का मतलब ये है कि पेशेंट ने बाहर से तो पोटाशियम का इंटेक नहीं किया, लेकिन जो इनसाइड पोटाशियम ना उसका लेवल रेज हो रहा है। वो कैसे रेज हो रहा है, इंटरनल बैलेंस शिफ्ट में ये बात होती है कि जो पोटाशियम का लेवल है ना वो मेंटेन किया जाता है बॉडी के अंदर। अब पोटाशियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो है सबसे पहले मौजूद होता है सेल के अंदर सोडियम पोटाशियम एटीपेज। सोडियम पोटाशियम एटीपेज को रेगुलेट करता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, सोडियम पोटाशियम चैनल को स्टिमुलेट करता है। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ काइंड ऑफ डायबिटिक पेशेंट जिसके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं है, तो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस चैनल की क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस चैनल की ब्लॉकेज हो जाएगी, तो जो ब्लड के अंदर मौजूद एक्सेसिव पोटाशियम है वो मूव नहीं करेगा इनसाइड द सेल, तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, पोटाशियम की एक्सेस होने लग जाएगी, ओवरलोड होने लग जाएगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कोई ऐसी डिजीज़ जो पोटाशियम के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करी हो, पोटाशियम की एक्सक्रीशन पे इफेक्ट करी हो, ऐसा कौन सा हार्मोन है बेसिकली जो पोटाशियम की एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है। जो हार्मोन पोटाशियम की एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है वो है एल्डोस्टेरॉन। वो कौन सा हमारे पास हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ने बेसिकली करना क्या होता है, इसने जो है सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना होता है और पोटाशियम को इन रिस्पॉन्स एक्सक्रीट आउट करना होता है। अगर कोई हमारे पास ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे पास एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है, तो क्या होगा, पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, पोटाशियम की एक्सक्रीशन मतलब कि जो हमारा ये सिस्टम है ना कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना और उसके रिस्पॉन्स में पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट करना, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ब्लड के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन रेज हो जाएगी। अब हम सोचते हैं कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसमें जो है एल्डोस्टेरॉन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन डिमिनिश हो रहा है, वो हमारे पास है एडिसन्स डिजीज़। इंटरनल बैलेंस शिफ्ट में बेसिकली क्या है कि कोई ऐसी इंटरनल बॉडी के अंदर इंसल्ट है जिसकी वजह से जो पोटाशियम की एक्सक्रीशन है वो रेगुलेट नहीं हो पा रही। डायबिटिक पेशेंट है तो इंसुलिन नहीं बन रही, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस एक्टिवेट नहीं हो रहा, जो एक्सेसिव पोटाशियम है वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है। कोई किडनी की डिसऑर्डर है लाइक एल्डोस्टेरॉन नहीं बन रहा, एल्डोस्टेरॉन नहीं बन रहा तो क्या हो रहा है कि भाई सोडियम पोटाशियम की एक्सक्रीशन नहीं हो रही, पोटाशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी, पोटाशियम ब्लड में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिनके अंदर हमारी बॉडी में पोटाशियम का लेवल एक्सेस होने के चांसेस होते हैं। इनमें सबसे पहली बात जो हमने अभी बताई कि अगर इंसुलिन का लेवल जो है बॉडी के अंदर डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा कि जो इंसुलिन है वो इन्वॉल्व थी किसमें, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस चैनल की एक्टिवेशन में इन्वॉल्व थी। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, सोडियम पोटाशियम की एक्टिवेशन नहीं होगी और क्या होगा कि पोटाशियम की एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी विद इन द ब्लड। एल्डोस्टेरॉन हमने बता दिया, एडिसन्स डिजीज़ के अंदर क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन कम होगी। एल्डोस्टेरॉन जो है वो प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, इसका काम क्या होता है कि ऐसा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करानी होती है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करानी होती है। जब एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा ये सारा प्रोसीजर डिस्टर्ब हो जाएगा और पोटाशियम जो है एक्यूमुलेट कर जाएगा ब्लड के अंदर। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन होती हैं जो हमारे पास पोटाशियम की ना कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर रेज कर देती हैं। हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसके जो ना बर्निंग का केस है, यानी कि पेशेंट बर्न का केस है,
तो उसमें क्या हुआ था, सेल की लाइसिस हो जाती है। सेल की जब लाइसिस होती है, जो सेल का इन द कंटेंट होता है वो मूव कर जाता है आउटसाइड, यानी इनटू द ब्लड मूव कर जाता है, इनटू द ब्लड मूव करता है। अब हमें पता है जो पोटेशियम है उसका मेन जो होम है जहाँ पे पोटेशियम रिजाइड करता है वो कौन सी जगह है, वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है। जब इंट्रासेलुलर सेल रप्चर होगा तो इंट्रासेलुलर मटेरियल जो है वो मूव कर जाएगा इनसाइड द ब्लड, तो जितनी पोटेशियम इनसाइड द सेल मौजूद थी वो सारी मूव कर जाएगी इनटू द ब्लड। बस्टिंग लीड्स टू एक्सपेल ऑफ पोटेशियम इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इसके अलावा हमारे पास और कौन सी रीज़न हो सकती है जो लीड करती है टुवर्ड्स हाइपरकैलेमिया, एक्सेसिव इनटेक आप कर लो पोटेशियम का। अब हमारे पास बात आती है एसिडोसिस। एसिडोसिस की वजह से भी हाइपरकैलेमिया होता है। अब हम ये बताते हैं एसिडोसिस की वजह से हाइपरकैलेमिया क्यों होता है, या एसिडोसिस जो है हाइपरकैलेमिया में क्यों हो रहा है। इसकी रीज़न ये है कि जब किडनी डैमेज हो रही है, जब किडनी डैमेज होगी तो जो हमारा ये नेफ्रॉन हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ये किडनी डैमेज हो गई, ये नेफ्रॉन, ठीक है। अब जब हमारी किडनी डैमेज है तो इस नेफ्रॉन से जो हमारे पास रीएब्जॉर्ब होनी थी अमोनियम आयन जो एक्सक्रीट आउट होने थे वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, ठीक है। अमोनिया जो है ना वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करने लगेगी। अमोनिया जब बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करने लगेगी तो एट द एंड क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन रेज हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जब ब्लड के अंदर रेज होगी तो बेसिकली होगा क्या, अब होता क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर जब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन रेज होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो हमारे पास सेल होता है उसके अंदर एक चैनल होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर। ब्लड के अंदर हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन रेज हुई, हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर एक्टिवेट हुआ, उसने क्या किया, हाइड्रोजन आइंस को मूव करवाया इनसाइड द सेल और सेल के अंदर जो मौजूद पोटेशियम था उसको मूव कराया आउटसाइड ऑफ द सेल। एसिडोसिस हो रही है, एसिडोसिस के रिस्पांस में क्या हो रहा है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है, क्योंकि बॉडी इस एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, हाइड्रोजन आइन को मूव करेगी इनसाइड द सेल। हाइड्रोजन आइन मूव होगा इनसाइड द सेल तो क्या होगा कि उसके रिस्पांस में पोटेशियम मूव करेगा आउटसाइड ऑफ द सेल, दैट विल ऑल रिजल्ट इन हाइपरकैलेमिया। एल्डोस्टेरॉन का मैकेनिज्म जो है वो पिक्चरल हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ये दिखाया हुआ है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है, ब्लड के अंदर जो है पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया, पोटेशियम का मूव कराया इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, यहाँ से जो सोडियम थी उसकी रीअब्जॉर्प्शन कराई। ये सब प्रोसीजर किसके रिस्पांस में हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन के रिस्पांस में हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो यूरिन, ये वाला जो हमारे पास कंपार्टमेंट है ना, ये यूरिन है, यूरिन के अंदर जो मौजूद सोडियम था उसकी एल्डोस्टेरॉन की वजह से रीअब्जॉर्प्शन हो गई और जो एक्सेसिव पोटेशियम था उसकी एक्सक्रीशन हो गई, ठीक है। ये था एल्डोस्टेरॉन का मैकेनिज्म, होप सो आपको समझ आ गया। ये वाली बात थी कि एसिडोसिस की वजह से जो पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है बॉडी में वो क्यों हो रहा है, ये बात आई होप सब क्लियर आउट हो गई है। और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें पता चलता है कि पोटेशियम की कंसनट्रेशन जो है ना वो बॉडी में इंक्रीज़ कर जाएगी, वो जब हम यूज़ करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, एनी काइंड ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट जब पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यूज़ करेगा तो उसके अंदर भी पोटेशियम का ओवरलोड हो जाएगा, यानी कि हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स के। पेशेंट जो है हमारे पास किन क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेगा, जैसे अभी हमने बताया कि जो हमारा पोटेशियम है उसका मेन रोल किस में होता है, उसका मेन रोल होता है एक्शन पोटेंशियल को, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखने में, ठीक है, सेल को डीपोलराइज कराने में। अब क्या होगा, जब हमने बताया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही लेस नेगेटिविटी की तरफ आ गया, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ आ गया है, तो जो हमारा ड्यूरेशन था थ्रेशोल्ड के लिए वो कम हो गया। ड्यूरेशन थ्रेशोल्ड के लिए कम हुआ है तो मसल हाइपर एक्साइटेबल हो गया, हाइपर एक्साइटेबल हो गया तो वो पेशेंट को किस तरह फील होगा, क्रैम्प्स फील होंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, जो डिसेंसिटाइजेशन ऑफ चैनल्स होगा, पेशेंट मूव ऑन कर जाएगा टुवर्ड्स फटीग। फिर क्या होगा कि जो हमारे चैनल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ जाएंगे, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। एरिथमियास कैसे होता है, जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है ना, जिसको हम इतनी देर से डिस्कस करें, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज, ये बेसिकली हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल होता है इन द हार्ट, इन द मायोकार्डियम, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, टू रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ एट्रियाज इन द वेंट्रिकल्स। तो जब हमारे पास पोटेशियम नहीं होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज इफेक्ट होगा और दिस विल ऑल रिजल्ट इन एरिथमियास। उसके अलावा मसल का जो है क्या होगा, टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे। अब अगर हम इस पेशेंट की जिसको हाइपरकैलेमिया हुआ है ईसीजी देखते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, ईसीजी चेंजेस जो है ना उसके अंदर हमारे पास पोटेशियम की ना रीपोलराइजेशन जो है वो रेस पोटेशियम की वजह से जो ईसीजी में चेंजेस आएंगे, अब हम उनको देख लेते हैं। इसमें जो हमारे पास ये एक नॉर्मल ईसीजी है, पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और टी वेव है, ठीक है। अब जो हमारे पास हाइपरकैलेमिया हो रहा है, हमें पता है कि जो हमारा सेल है, मसल सेल है, वो हाइपर एक्साइटेबल हो गया है, उसको थोड़ा सा ही अगर एक्शन पोटेंशियल आया है तो उसने फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, थ्रेशोल्ड फ़ौरन अचीव हो गया है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। तो हमारा जब सेल हाइपर एक्साइटेबल होगा तो हमारे पास ईसीजी पे क्या फाइंडिंग आएंगी, पीक टी वेव आएगी, नैरो पीक टी वेव आएगी,
ये हमारे पास कौन सा केस रिप्रेजेंट करेगा कि अभी हाइपरकैलेमिया का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि जो सेल है वो उसके जो चैनल्स हैं वो डिसेंसिटाइज होने लगेंगे। जब चैनल्स डिसेंसिटाइज होने लगेंगे तो हमारे पास जो टी वेव है वो नैरो से जो है थोड़ी सी ना वाइड होने लगेगी, ठीक है। नैरो से पहले हमारे पास नैरो और टॉल थी, अब भी हमारे पास टॉल तो है लेकिन थोड़ी सी जो है ना वो वाइड होने लगेगी। इसके अलावा क्या होगा, जब हमारे चैनल्स बिल्कुल ही डिसेंसिटाइज हो गए, रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो हमारे पास जो ईसीजी में चेंजेस आएंगे उसमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो ब्रॉड हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों ब्रॉड होगा, जब डिसेंसिटाइजेशन ऑफ चैनल्स हो जाएगी तो जब पीछे से एक वेव ऑफ डिपोलराइजेशन आएगी, एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो बहुत ही स्लो उसकी मूवमेंट होगी अक्रॉस द वॉल्स ऑफ एट्रियाज अलॉन्ग अक्रॉस द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। फिर जब उसकी बहुत स्लो मूवमेंट होगी अक्रॉस द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स तो क्या होगा, हमारे पास एक स्लो सा, एक बहुत ज़्यादा वाइड सा जो है ना लेस वोल्टेज वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा, दैट इज़ वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग्स में क्या होगा कि जब वेंट्रिकल्स रीपोलराइज होंगे तो भी हमारे पास स्लो रीपोलराइज होंगे, जाहिर सी बात है जब डीपोलराइजेशन स्लो हो रही है डिसेंसिटाइजेशन की वजह से, तो जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उनकी रीपोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा स्लो होगी, तो हमारे पास किस तरह आएगी, टेंटेड से टी वेव आएगी, ठीक है। अब जब स्वेयर केस है कि जो हमारा सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करके बिल्कुल ही लाइक फ्लैसिड हो गए हैं, उनका कोई अब रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, तो हमारे पास एक साइन वेव अपीयरेंस आ जाएगी, इसको हम कहते हैं साइन वेव, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई हाइपरकैलेमिया का पेशेंट आता है, हम उसकी इको का ईसीजी करवाते हैं तो हम उसको डायग्नोस इजीली कर सकते हैं, इट इज़ अ केस ऑफ माइल्ड, आई इट इज़ अ केस ऑफ सुवेयर हाइपरकैलेमिया, आई इट इज़ अ केस ऑफ एट द इनिशियल स्टेज ऑफ हाइपरकैलेमिया। अगर तो पेशेंट की क्या होगी, टॉल टी वेव होगी, नैरो टॉल टी वेव होगी, इसका मतलब हाइपरकैलेमिया उस पेशेंट के अंदर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अगर उसके अंदर टेंटेड टी वेव होगी, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, इसका मतलब जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस करिए टुवर्ड्स द मॉडरेट स्टेज। अगर हमारे पास साइन वेव टाइप अपीयरेंस है तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा पेशेंट है वो स्वेयर हाइपरकैलेमिया का विक्टिम है। बता दें कि स्टार्ट में हमारे पास पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो गया, तो जो सेल है वो हाइपर एक्साइटेबल होगा, बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जब बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ईसीजी के ऊपर हमारे पास क्या आएगी, पीक टी वेव आ जाएगी, क्योंकि वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन भी बहुत रैपिड होगी, तो क्या आ जाएगा, पीक टी वेव आ जाएगी। पैसेज ऑफ टाइम हमने बताया कि जो आयोनिक चैनल्स हैं उनकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है कि वो नॉन रिस्पॉन्डिंग हो जाएंगी टुवर्ड्स द कंडक्शन, तो हमारे पास जो टी वेव होगी वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। टी वेव की जो हाइट है, जो टॉलनेस है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर हम स्वेयर केस की बात करें तो हमारे पास जो कंडक्शन के लिए सिग्नल्स आ रहे हैं, मसल सेल उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कंडक्शन नहीं होगी, तो टी वेव जो है वो बिल्कुल ही डिमिनिश होने लग जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टी वेव डिमिनिश हो रही है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन भी अब स्लो डाउन हो जाएगी, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो पीआर इंटरवल है वो भी प्रोलॉन्ग कर जाएगा, जाहिर सी बात है जो एट्रिया है वो भी तो एक्शन पोटेंशियल के रिस्पॉन्स में डिपोलराइज हो रहा है ना, जब एक्शन पोटेंशियल स्लो आएगा तो पीआर इंटरवल भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और एट द एंड जो स्वेयर केस होगा उसमें हमें साइन वेव मिलेगी। अब हमारे पास आता है मैनेजमेंट, कि हमने हाइपरकैलेमिया के पेशेंट को आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन अब उसे मैनेज किस तरह करना है। मैनेज करने में हमारा जो मेन प्रोटोकॉल होगा वो 3-4 बातों पे रहेगा। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि एक्शन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो रहा है ना। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है, जो सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी है ना, वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। उसको करेक्ट करने के लिए हम ना पेशेंट को इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देते होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमें ना पोटेशियम का ना शिफ्ट करा देते होते हैं। पोटेशियम का शिफ्ट हम कराने का मतलब ये होता है कि अगर ब्लड के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम उसको मूव आउट करा देते हैं इनटू द सेल, ठीक है। अब इसको करवाने के लिए हम इसको दे देते हैं बीटा-2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। हम इसके अंदर बीटा-2 एंटागोनिस्ट क्यों नहीं देते? एंटागोनिस्ट हम इसलिए नहीं देते कि जब हमारे पास एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होती है तो एक्शन पोटेंशियल का स्प्रेड ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि हम पढ़ते हैं कि जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो टैकीकार्डिया हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली बीटा-2 एगोनिस्ट हम इस सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए दे रहे हैं, ताकि जो हमारा जो पंप है सोडियम पोटेशियम एटीपेस है वो एक्टिवेट हो और जो मोर पोटेशियम है वो मूव करे इनसाइड द सेल, ठीक है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर्स हैं वो एक्टिवेट हो और जो हमारा पोटेशियम है वो मूव करें इनसाइड द सेल। इसलिए हम करते हैं ताकि जो पोटेशियम है वो ब्लड से रिमूव हो जाए। उसके अलावा जो हमारा थर्ड मेन फोकस रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़राब हुआ हुआ है, पोटेशियम की रिमूवल नहीं हो रही फ्रॉम द बॉडी, वो रिमूव हो। उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में हम इंट्रावीनस फ्यूरोजामाइड देंगे। इसके अलावा हम जो है हमारा जो सॉल्ट कंटेंट कम हो रहा है उसको पूरा करने के लिए हम नॉर्मल सेलाइन का भी जो है वो
ड्रिप लगा देते होते हैं। और अगर इस सब मैन्यूवर के बावजूद भी हमारी पोटाशियम की कंसनट्रेशन स्टेबल नहीं होती तो हम डायलिसिस परफॉर्म कर देते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरकैलेमिया दिया गया है कि हमने स्टेबलाइज करना है सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, शिफ्ट करना है पोटाशियम को इनटू द सेल्स और रिमूव करना है पोटाशियम को फ्रॉम द बॉडी। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आ के बेसिकली हुआ ये कि जब पोटाशियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल्स हो गया। जब हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल्स हो गई है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी दैट लीड्स टू, हाइपर एक्साइटेबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है कि क्रैम्प्स हो रहे हैं। जब सेल्स डिसेंसिटाइज हो जाएंगे तो फटीग होने लग जाएगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फटीग है उससे क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। और जो हमारे पास पेशेंट है वो डिफरेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा जिनमें हमने बताया क्रैम्प्स, फटीग, फ्लैसिड पैरालिसिस हो गए, एरिथमियाज हो गए, टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो गए। ईसीजी पे मेन हमारे पास जो है ना फाइंडिंग्स आएंगी। आप यहाँ से हम डायग्नोस कर सकते हैं अपने पेशेंट को, हाइपरकैलेमिया के पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीजी फाइंडिंग्स को भी हम पर्टिकुलरली असेस कर सकते हैं। आई होप सो आपको हाइपरकैलेमिया का टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।